अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, और अगर वो इंसान एक आईएएस ऑफिसर हो तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, आपने आज तक मेरे कई इंटरव्यूज देखे होंगे पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन आज मैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो जहां जाते हैं वहीं अपने नाम की चर्चा करवा लेते हैं, झंडे गाड़ देते हैं। उनको लोग आजकल डायनेमिक डीएम के नाम से भी जानने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल जी की। डॉक्टर हीरालाल, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू, आप मुझे बात करने के लिए और मुझे इस फोरम पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि मैं आपको डॉक्टर हीरालाल बुलाऊं या एक डायनेमिक डीएम बुलाऊं? नहीं, हीरालाल इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपकी एक नई किताब आ रही है डायनेमिक डीएम। इसके बारे में मैंने कुछ जगह पढ़ा भी है। थोड़ा ब्रीफ में बताइए ये किताब है किस बारे में और किन चीजों से डील करती है। देखिए, डायनेमिक डीएम की जो ये किताब है, ये एक डीएम ने कैसे अच्छा काम किया जनता के सहयोग से, कैसे लोगों के भलाई के लिए एक डीएम क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो ये डायनेमिक डीएम की किताब में लिखा हुआ है। इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि बांदा में मैं 1.5 साल कलेक्टर था, तो मैंने वहां 20-22 प्रयोग किए, और वो 20-22 जो प्रयोग किए सबके अच्छे रिजल्ट आए। जैसे जनता के सहयोग से हमने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। जेल नंबर 1 हुआ। चुनाव में 10.5% से ज्यादा गर्मी में, मई में, लोकसभा जैसे कठिन चुनाव में परसेंटेज बढ़ा। तो ये सब जो विकास की बातें हुई, वो सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। कैसे एक डीएम, इस देश में 3 पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम और सीएम का जो पद है वो सोशल प्रोडक्ट्स बनाता है और जिले में डीएम को देता है कि आप इसको आम जनता को फ्री ऑफ कास्ट सेल करो और प्रॉफिट के रूप में सोशल वेलफेयर आप प्राप्त करिए। जितना समाज का कल्याण होगा वही हमारा प्रॉफिट है। तो हुआ क्या कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता था, रातों दिन काम करता था। तभी हम विभागों के कामों के साथ साथ ये हट के, आउट ऑफ बॉक्स सोच के नए नए काम करते रहते थे। तो वहां के एक बुंदेलखंड न्यूज है, उसने एक 8 मिनट का वीडियो बनाया और उस वीडियो में उसने ये टाइटल दिया डायनेमिक डीएम। और फिर वहीं से और पूरे हमारे 1 साल के काम का उसने बहुत सारे जिक्र किया। तो वहीं से फिर वो डायनेमिक डीएम का नाम फैलने लगा। फिर पेपर वाले लिखने लगे, लोग आपस में निकनेम टाइप का हो गया। ये जो हमने डायनेमिक डीएम का नाम लिया है किताब का, ये इसकी पृष्ठभूमि ये है और वहां से हमने लिया है। आपकी एक और प्रोजेक्ट है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में मैंने कई जगह पढ़ा है, मॉडल गांव। आप जानते हैं भारत 70% तो गांव में ही बसता है, तो ये मॉडल गांव क्या है? देखिए, मॉडल गांव की भी परिकल्पना बांदा से ही है। जब हम बांदा में गए और एज ए कलेक्टर, तो हमने देखा कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, लोगों की खुशहाली कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमारा सब धर्म कर्म सब कुछ है। तो जब हम वहां जाकर के देखे तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर था। 2 इंडस्ट्रियल जगहें थी, वहां बहुत कम काम होते थे और यही थ्रेसर और बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंट बनते थे। वहां 95, मोर देन 95% आदमी किसानी खेती पे आधारित था। तो हमने वहां जो पानी की समस्या थी, पहले पानी की समस्या को हल किया जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से, जनता की सहभागिता से, जनता की ओनरशिप से 1 साल में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया। उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, चुनाव में लोगों को जोड़ा, नारे दिए 90% हो मतदान, बांदा बने देश किसान। सारे बांदा के हर आदमी एक मुद्दे पर, एक मत, एक साथ खड़ा था। पूरे बांदा की ताकत को इकट्ठा किया, लोगों में सामंजस्य, सहयोग,
भाईचारा बढ़ा, आपके जेल को नंबर 1 किया, किसानों के लिए डबल इनकम के लिए हर सम्मेलन किया, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। इस तरह से जो प्रयोग किए उससे क्या हुआ, हर गांव में कुछ ना कुछ विकास हुआ। मैं ये नहीं कहता कि वहां के गांव मॉडल बन गए दिस एंड दैट, लेकिन मेरा ये जो प्रयोग था गांव के विकास का वो सफल रहा। उसी प्रयोग को हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लागू करके इसको चला रहे हैं। तो ये जो मॉडल गांव है, इसका मैं ऑनरेरी मेंटर हूं और मैं डीलिट कर रहा हूं। मेरे डीलिट का टॉपिक भी यही है, हाउ टू कन्विंस पीपल, हाउ टू इंस्पायर पीपल, हाउ टू मोटिवेट पीपल थ्रू कम्युनिकेशन बाय इम्पार्टिंग देम द रिक्वायर्ड नॉलेज। तो हम लोग इसमें मॉडल गांव में जो उनको नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो देते हैं और उनका सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन करते हैं और फिर वो हमारी बात मानते हैं। नॉलेज इज पावर और उनको हम पावर देके एम्पावर करते हैं। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, एक मुनीष साहब हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, वो ऑनरेरी इसके प्रेसिडेंट है, वही ये चलाते हैं, मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ। और इसकी एक छोटी ऑफिस है और इसमें 4 लोग काम करते हैं और इट इज सपोर्टेड बाय द आईसीसीआई फाउंडेशन। श्री सौरभ सिंह इसके कंट्री हेड है, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा ये बांदा में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसको प्रदेश देश में होना चाहिए, रिप्लिकेट होना चाहिए। इसलिए हम लोग, उन्होंने खुद ही ऑफर दिया कि आप काम करिए, इसको हम सहयोग करेगा फाउंडेशन और आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव का और इस तरह से हम लोग इसको 1 साल से बहुत बढ़िया चला रहे हैं। और लोग, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मॉडल गांव का, आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबने कहा ये बहुत अच्छा है और होना चाहिए। सभी ने इसको हाथों हाथ लिया और इससे जुड़ने की कोशिश की और जुड़ करके लागू करने की कोशिश की। ये 1 साल का अचीवमेंट है। लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उसी से टीम का भी मनोबल बढ़ता है और लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये है मॉडल गांव। मेरा आपसे तीसरा सवाल है, ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेज्ड यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में आपकी रैली के दौरान आपकी प्रशंसा की कि आप वहां 100% वोटिंग के लिए आप प्रयत्नशील रहे और आपने कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब भी हुई। तो वो कैसे पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कैसे आपने लोगों को मोटिवेट किया, वो बिहाइंड द सीन की क्या स्टोरी है, अगर आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं हम लोगों को। तो देखिए, उसकी कहानी ये थी कि चुनाव में 2 मानक बड़े जबरदस्त होते हैं, क्या, पीस, फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन और उत्सव वाला इलेक्शन। फ्री फेयर पीसफुल और वो उत्सव के माहौल में है, गमगीन माहौल में नहीं, उत्सव के माहौल में है, होली दीपावली जैसे माहौल। एक बात। दूसरा बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ये 2 मानक होते हैं। तो हमने ये दोनों मानक में काम किया और हम इस पर खरे उतरे। तो इसके लिए क्या किया, देखिए, हम लोग जनता को जब समझाते हैं, अगर हम उन्हें तर्क ना दें तो वो बात इफेक्टिव नहीं होती। हम कोई भी बात करते हैं तर्क देते हैं। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना था तो हमने इस पर रिसर्च किया। विधानसभा, पिछला लोकसभा, पिछला विधानसभा और पिछला पंचायत चुनाव। तो हमें 2 ब्लॉक, महुआ ब्लॉक में एक गांव और नरैनी ब्लॉक में एक गांव, वहां 2 बूथ पे 90% से ज्यादा वोटिंग मिल गया। एक जगह 91 पॉइंट समथिंग था, एक जगह 92 पॉइंट समथिंग था। तो मेरा ये कहना था कि भाई, अगर आपके 2 बूथ पे उसी बांदा के गांव हैं, वोटर हैं, सारी व्यवस्था सेम है, 2 बूथ पे 90% से ज्यादा वोटिंग हो सकता है, तो हम लोग सारे बूथों पर क्यों नहीं कर सकते। हमारा कोई आदमी कमजोर नहीं है, हमारा सारा बूथ बराबर है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने कहा 90% प्लस हो मतदान, मतलब 90% प्लस, वो 91, 92, 93, 100 तक जा सकता है। हमने ये 90% प्लस कहां से उठाया, उन्हीं दोनों बूथ से। तो हम लोगों को यही कहते थे, भाई ऐसा है कि 90% से लेकर के 100% तक हो सकता है। और ये मैं कोई नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, आपके 2 बूथ पे हुआ है तो असंभव नहीं है, केवल हमें प्रयास करके कराना है। अब ये जब बात तय हो गई तो इसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई
8 ब्लॉक थे, 8 अर्बन बॉडीज थे, सबके प्रभारी बनाए गए। हमने 20,000 चिट्ठियां लिखी, हर बूथ पे इंटर्नशिप कराया, हर बूथ पे अधिकारियों को गोद लेने का कार्यक्रम किया। चुनाव के दिन लोग व्हीकल को बैन कर देते हैं, उसको चलाया। जो भी बात पता लगा कि इससे वोटिंग परसेंटेज में चुनाव में फायदा हो सकता है, उसको हम लोगों ने किया। पुराने सारे ट्रेडिशन को तोड़े। जैसे हमारे पास, मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, करीब 9,000 के करीब विकलांग वोटर थे, ठीक है। तो हमारा उसमें जो है करीब 85 या 90% वोटिंग का टर्न आउट हम लोग लाए। तो विकलांग के लिए जिला दिव्यांग अधिकारी को उसका नोडल बनाया, वो हर वोटर से बात करती थी, उनकी पूरी टीम थी, क्या आने में क्या दिक्कत है, वो सब हम लोग पास पूरा डाटा था। हर वोटर तक कोई ना कोई पहुंचा। जो वोटर करीब 20 से 25, जो लोग बाहर चले गए थे, उनके लिए हम लोग यहाँ से संदेश भेजते थे, उनके घर के माध्यम से चिट्ठी लिख करके, और बहुत तरीके से हम लोग उनको बुलाने का प्रयास करते थे, वीडियो बनवाए थे। अब जैसे मान लीजिए ये गांव में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को हम लोग कैसे कैच करते थे? उस गांव का सचिव उन 20 गांव सचिव को, उस गांव के सचिव को, लेखपाल अलग उन 20 से कहता था वो वोट देने, उसके घर वाले अलग कहते थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं पर डे 3-4 मीटिंग लेता था। जैसे हमने कोटेदारों की बैठक करी, डाक गांव में जो डाकिया होता है उसकी बैठक करी, मीटर रीडर की बैठक करी, क्या मनरेगा वालों की बैठक करी, जो आपके एनसीसी वाले हैं उनकी बैठक करी। मतलब ऐसे गांव में जो भी 50-60 तरह के लोग पब्लिक या प्राइवेट हैं, मैंने सबकी बैठक करी, उनको अपनी मंशा बताई। वो धीरे धीरे सब जुड़ते गए, सबको मजा आता गया, एक उत्सव का माहौल बना। और हमारा पूरे यूपी में हाईएस्ट 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और जब चुनाव के दौरान 25 अप्रैल 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बाधा में, तो ये सही बात है, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत लगभग 2 मिनट तक हम लोगों के इस अभियान के तारीफ से ही की, जो आप कह रहे थे। तो इसमें 2 महीने हम लोग, उसके लिए अलग हम लोगों ने टी शर्ट बनाया था, टोपी बनाया था। 3 महीने एज ए कलेक्टर हम उसी टी शर्ट में थे, जिससे वो एक जो लोगों को कनेक्ट, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, 3C, कनेक्ट, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, संपर्क, संवाद, सहयोग, इन तीनों, कैसे संपर्क किया जाए, कैसे संवाद किया जाए और कैसे उनका सहयोग लिया जाए। बूथ के दिन, जिस दिन वोटिंग था, घराती और बराती का कॉन्सेप्ट लाए थे। उस गांव के जितने कर्मचारी थे, चाहे वो किसी विभाग का हो, सचिव, लेखपाल, एएनएम, आशा, शिक्षा मित्र, अध्यापक, उनको हमने घराती बना दिया था। और जो गांव का वोटर था उनको हमने बराती बना दिया था। वहां एक कैंप लगवाया गया, पानी पीने की व्यवस्था की गई, गांव वालों से ही कल्चरल एक्टिविटी कराई। जब वोटर आता था तो जैसे घराती लोग स्वागत करते, हमारे कर्मचारी वहां वोटर की स्वागत करते थे कि जैसे वो बराती होके आया है, और उसको पानी पिलाते थे और वो कल्चरल एक्टिविटी देखता था, फिर जाकर के वोट दे करके फिर आता था। तो मतलब एक इस तरह से कुछ तो क्रिएट किया और उसके बड़े अच्छे नतीजे रहे। और मेरा ये मानना है कि इस बार जो अभी रिसेंटली इसी साल जो चुनाव हुआ विधानसभा का, ठंडी में हुआ, विधानसभा आसान होता है, परसेंटेज घटा है। और हमने लोकसभा जो कठिन होता है, गर्मी में था, मई में, उसमें 10.5% पाए। तो इसकी एक अपनी अलग कहानी है और उसके मोटे मोटे ये हैं। अब मैं अपने लास्ट के 2 सवालों पे आता हूं, जेनरिक सवाल, स्पेसिफिक सवाल से हटके। मैंने पिछले साल मिस्टर अमिताभ ठाकुर हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू के दौरान ये कहा, और हम लोग खुद भी अपनी लाइफ में, अगर हम एक इंडियन हैं तो हम ये नोटिस करते आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा, अगर आपको कुछ काम कराना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लेवल्स पे करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं, इधर से फाइल उधर जाती है, लोग धक्के खाते रहते हैं, सोर्स ना लगाओ तो काम नहीं होता। आप एक खुद आईएएस ऑफिसर हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतना आप जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जहां आम आदमी जाते हुए पुलिस में, थाने में घबराए ना, अपना दोस्त समझे एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों की हेल्प हो पाए? ये चेंज कैसे आ सकता है? देखिए, ये चेंज ऐसे आ सकता है कि हमें इस पूरी विचारधारा को उल्टा करना है। अभी हम लोग जो है सोचते हैं कि जिलाधिकारी या अधिकारीगण सब कुछ देता है,
ये सोच बदलनी है। हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको हर तरह से सहयोग करते हैं। अधिकारी को जनता के यहाँ जाना चाहिए, क्या जनता के द्वार पे हमें जाना चाहिए। तो अब इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और वो भाव होना चाहिए। एक अधिकारी के अंदर शासक और प्रशासक का भाव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक सेवक का भाव होना चाहिए। भाई ये हम इस गांव के, मतलब हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए, ये जिला एक परिवार है, उसका मैं मुखिया हूँ। तो जो वो अपनत्व वाली बात होगी, तो वो जो आप बातें कर रहे हो, नहीं मैं इसी भाव से कर, मैं शासक या प्रशासक के भाव से काम नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि वो जिला एक घर है, उसका मैं मुखिया हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सबके समस्याओं को दूर किया जाए और सबको साथ लेके चला जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पावर ऑफ पनिशमेंट और पावर ऑफ प्यार, ठीक है, हम लोगों को गलत फहमी ये है कि पावर ऑफ पनिशमेंट से काम अच्छा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पावर ऑफ पनिशमेंट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज करना चाहिए, अगर ना यूज करो तो अच्छा है। तो पावर ऑफ प्यार से काम कराना चाहिए। तो मेरी जो स्टाइल है वो पावर ऑफ प्यार की है, जो कि देखने को कम मिलता है, जिसकी वजह से समस्याएं आती रहती हैं, जो जिसका आप कहना जो चाह रहे हो। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है, आप इतना कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट के दायरे में रह के, बल्कि जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। एक डीएम के अंदर इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बावजूद आप इनोवेटिव कदम उठा रहे हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आगे चल के पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं और लोगों की और बड़े पैमाने में मदद करूं? देखिए यही तो लोगों का, ये लोगों की सोचना, हर काम पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ना जो करना, ये तो कहीं दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। अच्छा काम करने के लिए पॉलिटिक्स फोरम केवल वही फोरम नहीं है, बहुत अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे अच्छा सोचने के लिए, अच्छा काम करने के लिए किसी फोरम की जरूरत नहीं है। क्या आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपको हर चीज ऑटोमेटिक मिलती रहती है, ठीक है। तो मेरा जो मानना है कि अच्छा काम कर, मैं पिछले, जब से मैं नौकरी में आया हूं तब से कुछ हटके कर, जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई रामनगर में, तो मैं उस समय सप्ताह में 3 दिन जाता था गांव, और गांव में दरबार लगाता था, सबको बुलाता था। तो ये लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये आदत होती है काम करने की। जिसकी आदत होगी काम करने की वो काम करेगा, और जिसकी आदत होगी काम ना करने की वो नहीं करता। तो ये सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। जो आप कहना चाह रहे हो वो मेरी स्टाइल है कि काम को डू द सेम थिंग डिफरेंटली, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो, उसकी कास्ट को घटाओ, समय को कम करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें लाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला, वो सब अपनी सोच होती है। वो उसी तरह से करते करते मेरा माइंड सेट ही वही हो गया है। तो इस वजह से ये काम हो रहा है। तो पिछले मैं तो जब से नौकरी शुरू किया, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट, जैसे मैं एक जगह एसडीएम था, वहाँ एक मिल था, वो मुझे पता लगा वो घटतौली करता था, और वो मिल वाले सबसे बड़े बड़े लोगों से जुड़े थे, और उस समय जो डीएम और कमिश्नर थे वो भी उनसे जुड़े थे। लेकिन मैंने परवाह नहीं की, मैंने घटतौली पकड़ी और उनके खिलाफ कार्रवाई करी। उससे मेरे उच्चाधिकारी डीएम और कमिश्नर दोनों नाराज हुए। क्या मतलब रखता, मेरा ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन मैंने उससे, मेरे सेहत पे वो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उस मिल के कई सालों से चल रहे घटतौली का भंडाफोड़ किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी। जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती ही है, लेकिन जो उससे नाम मिला, जो जनता का फायदा हुआ, जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिला, उसका कोई कीमत नहीं है। काम करने के लिए पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स केवल एक, हजारों रास्ते हैं उसमें, एक वो भी है। तो कोई अकेला रास्ता नहीं है। जो लोग, सबके दिमाग में यही सब बातें भरी हैं, केवल एक रास्ते की बात करते हैं, 999 और रास्ते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इंटरव्यू के एंड में आ गया हूं। मैंने आपसे जितनी भी बात की ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, मुझे वाकई दिल से ये लगा कि आप लोगों का काम करना चाहते हैं, उनके साथ आप जुड़ते हैं। मैं आशा करता हूं मेरा ये इंटरव्यू लोग देखें और भी आपके सहयोगी देखें और आपसे प्रेरणा लेके ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि इंडिया में बहुत जरूरत है जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नीचे वालों की मदद करें। तो ये भावना जो आपके दिल में है, अगर औरों के दिल में भी आ जाए और कोई
इतना लोगों से जुड़ जाए, तो इससे अच्छी बात हमारे भारतवर्ष के लिए हो ही नहीं सकती। इतना कम समय होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे काम करते जाएं, जहां मेरी जरूरत हो, जहां मुझे आपको लगे कि मैं एज ए इंटरव्यू या अपने मीडिया हाउस के थ्रू आपको उस चीज में और मदद कर सकता हूं, तो मुझे बताइए। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद यहाँ वार्ता करने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार।